नसीर साहिब जुमा की नमाज पढ़कर घर आए तो नसीमा बेगम घर के बरामदे में चारपाई पर लेटी नजर आई। क्या हो रहा है बेगम? नसीर साहिब ने सवाल किया था। कुछ नहीं, नसीमा बेगम ने अपना सर अपने हाथ से दबाते हुए जवाब दिया था। इतने में हमाद घर में दाखिल हुआ। हमाद बरामदे से गुजरता हुआ अब्बू की नजर से बचता हुआ ऊपर जाने की ताक में था कि अचानक अब्बू की नजर पड़ी थी। साहिबजादे कहाँ जा रहे हो? नसीर साहिब ने ऊपर से नीचे तक हमाद का जायजा लेते हुए पूछा था। अब्बू जी कहीं भी नहीं, हमाद ने सर खुजाते हुए जवाब दिया था। ये तुम्हारी शर्ट पर क्या है? अब्बू ने हमाद की शर्ट पर सलमान खान की फोटो देख के पूछा था। हमाद मजीद शर्मिंदा हुआ था। जुमा पढ़ा साहिबजादे? नसीर साहिब ने सवाल किया था। जी जी अब्बू जी पढ़ा है। अच्छा कहाँ? यहीं सामने वाली मस्जिद में। अच्छा कौन सी सफ में थे? नसीर साहिब ने सवाल किया था। चौथी सफ में था, हमाद ने जवाब दिया था। जहां तक इसे याद था अब्बू का मामूर था कि अब्बू जुमा की नमाज जुमा मस्जिद में पढ़ते थे। नसीमा बेगम मुबारक हो आपका लाडला झूठ भी बोलने लगा। खुआ मखुआ ही आपको तो डांटने का मौका है, चाहे बता तो रहा है वो झूठ बोल रहा है। आज तो सिर्फ 3 ही सफ़े बिछी थी, अब्बू ने सफ पर जोर देकर कहा था। हमाद ये बात सुनकर शर्मिंदा हुआ था। दिल कर रहा था जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। सॉरी अब्बू, हमाद ने सर झुकाकर कहा था। सॉरी मुझे नहीं, अल्लाह को कहो जाकर। हमाद सड़ियां फैलाते हुए ऊपर गया था। नसीर साहिब बाहर और नसीमा बेगम आज लाउंज में बैठे बात कर रहे थे। बेगम आज करेले बना लो, बहुत जी कर रहा है तुम्हारे हाथ के बने हुए करेलू का। आपको क्या लगता है नसीर साहिब इतनी गर्मी मैं किचन में मैं तो जाने वाली नहीं। नसीमा बेगम ने साफ हरी झंडी दिखाई थी। नसीर साहिब तलमला उठे थे। इतने में बाहर से रशीदा खाला आती हुई नजर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। रशीदा खाला ने टोपी का बरका उतार कर हाथ पर लपेटते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम, नसीमा बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। अलबत्ता नसीर साहिब के माथे पर सलूटें उभरी थी। आज मैं तुम्हारे लड़के के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ कि तुम भी याद करोगी कि कोई रिश्ते कराने वाली रशीदा भी थी। रशीदा खाला ने खुद की तारीफ करते हुए बालों में हाथ फेरकर कहा था। कुछ खिला पिला तो दो। रशीदा खाला ने घर का जायजा लेते हुए कहा था। हमाद घर में दाखिल हुआ। लाउंज से गुजरता हुआ ऊपर वाले कमरे में जाना चाहता था कि अचानक अमी ने आवाज दी कि अपनी खाला के लिए माल्टे का जूस तो लाओ। अमी ने हमाद से कहा। जूस का नाम सुनकर अब्बू का मूड भी अच्छा हुआ था। हमाद बुरी तरह फंस गया था। उसका इरादा ऊपर कमरे में जाकर लंबी तान कर सोने का था। जल्दी भाई की शादी करें ताकि मेरी भी घरेलू काम से जान छूटे। हमाद ने ये कहकर किचन का रुख किया था। लड़की कैसी है? पहले वालों की तरह डरामे के आशिक तो नहीं? अब्बू ने कहा था। अरे नहीं नसीर भाई, लड़की बहुत भली है और घर वाले भी। वो तो कल ही आना चाहते थे। मैंने कहा पहले आपसे बात करके बताऊंगी। रशीदा खाला ने कहा था। इतने में हमाद जूस लेकर आ गया। सब जूस पीने लगे। बहन ये तो ठीक है, लेकिन हम पहले लड़की देखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लड़का तो उनको भी पसंद ही आ जाएगा, नसीमा बेगम ने कहा था। यह बात तो मैं कल ही आपको उनके घर लेकर चलती हूँ, रशीदा खाला ने कहा था। जूस का गिलास खाली करके रशीदा खाला ने अपना टोपी का बरक़ा सर पर रखा और चली गई। हमाद भी चुपके से ऊपर चला गया, इस डर से कि कहीं ये ना हो कि बर्तन भी उसे ही धोने पड़ी। नसीमा बेगम और नसीर साहिब रिश्ते के लिए गए हुए थे। हमाद सो रहा था और अहमद कोई नावल पढ़ने में मगन था कि अचानक हमाद चीखता हुआ जागा था। क्या हुआ? अहमद ने चौंक कर कहा था। कुछ नहीं भाई, बस ख्वाब में। वे ख्वाब में आई थी? कौन? अहमद ने आंखें निकाल कर कहा था। भाई ऐसे मदहवश आंखों से तो ना मुझे देखी, कुछ कुछ होता है, हमाद ने डरामा करते हुए कहा था। तुम मरो डरामेबाज, अहमद ने अपनी नावल का दूसरा पेंच पलटते हुए कहा था। इतनी सी देर में बाहर का दरवाजा खुला था। वो आए हमारे दरवाजे पर। हाय हमारा नसीब, हम कभी अपनी सुस्ती को तो कभी बजते हुए दरवाजे को देखते हैं। हमाद ने शेर का सत्यानाश करते हुए अपनी बेसरी आवाज में गला फाड़ा था। दरवाजा खोला तो अब्बू अम्मी थे। हमाद आंखें फाड़कर अब्बू अम्मी को ऐसे देखता था जैसे कोई जिन देख लिए हो। क्या हुआ? अब्बू ने हमाद की आंखों के आगे हाथ लहराया था। आप इतनी जल्दी कैसे? हमाद ने उनके आने के लिए जगह छोड़कर पूछा था। अब्बू अम्मी लाउंज में पहुंच गए तो हमाद भी भाग भाग वहां पहुंचा था। क्या हुआ अम्मी अब्बू? हमाद ने दोबारा पूछा था। क्या होना था फिर? तुम्हारी अम्मी की सहेली ऐसे घर में ले गई जिन्हें उठने बैठने की तमीज नहीं। कुछ ज्यादा ही भले लोग थे और इतने गंदे के पानी के गिलास में से भी बदबू आ रही थी। मतलब ये भी फिर भाई सच में कुंवारे ही रहेंगे। काफी दिन गुजर गए थे, अब तो रशीदा खाला भी नाराज हो गई थी। अचानक अब्बू के दौसत का इंतकाल हो गया और अब्बू वहां चले गए थे। 8 दिन के बाद अब्बू वापस आए तो अब्बू ने खबर दी कि उन्होंने अहमद का रिश्ता कर दिया है। लड़की कैसी है नसीर साहिब? नसीमा बेगम ने सवाल किया था। अब अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी तो क्या मैं किसी और की बेटी को देखता फरूंगा? नसीर साहिब ने गुस्से में जवाब दिया था।
हाँ, लड़की के हाथ के बने हुए पकवान का जायका बहुत ही अच्छा है, तो आप कैसे रिश्ता कर सकते हैं? ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर चुका हूँ और अब वहीं शादी होगी। अब्बू ने जवाब दिया था। कुछ दिन और सरके थे, आखिर वो दिन भी आ गया जिसका हर कोई पलक बिछाकर इंतजार कर रहा था, यानी अहमद की शादी का वक्त। बारात वापस आई। दुल्हन ने आकर सबसे पहले खाने की फरमाइश की थी। अहमद जो कमरे में जाने वाला था, अम्मी और हमाद के उतरे हुए चेहरे को देखा था, फिर कमरे में आया था। दुल्हन पैर बिछाकर बैठी थी। दुल्हन बहुत मोटी थी, इसके कानों में अब्बू के अल्फाज घूमने लगे कि लड़की के हाथों के बने हुए पकवान बहुत जायकादार है। इसने ये क्यों ना सोचा कि इसके हाथों के खाने खाते हैं लोग, वो अपने हाथों के बने हुए पकवान कितना खाती होगी। उसने एक बार फिर दुल्हन को देखा। दुल्हन मोटी तो बेशक थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी। कुछ दिन बाद अहमद खीरे लेकर आया था और अपनी बेगम को रात में खाने के बदले सिर्फ सलाद खाने को कहा था। अब्बू मेज पर बैठे अपनी बहू के हाथों के मजेदार खाने खा रहे थे। नसीमा बेगम भी घर के कामों को छोड़कर नसीर साहिब के साथ हज करने की तैयारी कर रही थी। उनकी टिकट अगले महीने थी। हमाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए यूएसए गया हुआ था। अहमद भी अपनी जिंदगी में मुतमईन था। उसकी बीवी थोड़ी मोटी जरूर थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक खूबसूरत दास्तान बन गई थी।